हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। नेम रिएक्शंस कर रहे थे हम, कंडेंसेशन रिएक्शंस टाइप कर रहे थे। तो उसमें एक रह गई थी जो इम्पॉर्टेंट है, थोड़ी बड़ी है, इसलिए उस दिन छोड़ दी थी। विटिग रिएक्शन, ठीक है। नेम रिएक्शन कर रहे थे उस दिन भी, ठीक है। विटिग रिएक्शन विटिग रिएजेंट की हेल्प से होती है। विटिग रिएजेंट क्या होता है, सबसे पहले वो ये एक्सप्लेन करेगा। फॉस्फोरस यीलाइड होते हैं इसमें, तो वो फॉस्फोरस यीलाइड क्या होते हैं वो भी पहले ये बताएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये रिएक्शन हम पढ़ रहे थे एल्डिहाइड कीटोन की स्पेसिफिक रिएक्शंस। तो एल्डिहाइड कीटोन हमारा सबस्ट्रेट, रिएजेंट है यीलाइड रिएजेंट, और वो क्या होता है यीलाइड रिएजेंट कह लो या फिर विटिग रिएजेंट कह लो। तो वो क्या है, फॉस्फोरस यीलाइड। यीलाइड क्या होते हैं अब वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी कह सकते हो एक तरह से, कि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज की बजाय नेगेटिव होता है और वो कार्बन एटम किसी हीट्रो एटम से अटैच्ड होता है। जैसे यहाँ पर वो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस यीलाइड यहाँ पर इस तरह का एक एग्जांपल ले रखा है, ठीक है। ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन का यीलाइड है, ठीक है। तो पहले देखो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में तुम्हें एक यीलाइड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, पहले इसको अच्छे से देख लेते हैं। कार्बन और फॉस्फोरस के बीच में रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, एक तरह से कह लो कि पोलैरिटी जो होनी चाहिए वो नहीं है, उल्टी है। कार्बन पर पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव चार्ज है, फॉस्फोरस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं, यीलाइड कहते हैं, ठीक है। तो इनको इस तरह से भी शो कर सकते हैं कि कार्बन और फॉस्फोरस के बीच में डबल बॉन्ड है, या फिर एज सच भी शो किया जा सकता है कि कार्बन के ऊपर पूरा का पूरा जो बॉन्ड है वो बॉन्ड पेयर शिफ्ट हो गया है, ठीक है, इस तरह से भी। लेकिन पूरी रिएक्शन का मोटिव क्या है, पूरी रिएक्शन में हम क्या जनरेट करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट या फिर एक स्क्वायर बॉक्स बना के तुम्हें समझाने की कोशिश की है। कार्बोनिल ग्रुप का जो ये वाला पोर्शन होता है, यहाँ जो ड्रॉ कर रखा है इन्होंने स्क्वायर ब्रैकेट में, जिसको अलग से लिया है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे इस वाले पोर्शन से। यानी कि हम कार्बोनिल ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देंगे, एल्कीन में। एल्कीन बना देंगे कार्बोनिल ग्रुप से। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को कन्वर्ट कर देंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, ठीक है। बाई प्रोडक्ट बनता है ट्राइफिनाइल फॉस्फिन ऑक्साइड, मतलब जो लेके चले थे यीलाइड का ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, उसका ऑक्साइड फॉर्म बन जाती है, ठीक है। ये बाई प्रोडक्ट है साइड में, ठीक है। तो विटिग रिएक्शन जहाँ हमें मान लो कहीं पर स्पेसिफिक पोजीशन पर कि यहीं पर डबल बॉन्ड जनरेट करना है, वहाँ बहुत काम आती है, ठीक है। रीजियो सिलेक्टिव होती हैं ये। रीजियो सिलेक्टिव मतलब इसका रीज़न फिक्स है कि वो यहीं पर डेवलप करेगी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एक उसकी रिएक्टिविटी का रीज़न फिक्स है कि मैं यहीं पर ही एक्ट करने वाली हूँ, एक तरह से। इस टाइप की रिएक्शन को रीजियो सिलेक्टिव कहते हैं। तो ये एक एग्जांपल है रीजियो सिलेक्टिव रिएक्शन का, विटिग रिएक्शन। जैसे अगर बाद में पढ़ेंगे, खैर चलो। अब नेक्स्ट पेज पर देखो, एक बार एग्जाम्पल दे रखे हैं, 3-4 एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे यहाँ पर देखो एसीटोन लेके चला है, फिर क्या बनाया उससे, देखो ये जो ग्रुप था, ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इसको इसने किससे रिप्लेस कर दिया, इससे। और ये आया कहाँ से, ये जो CH2 इसने अटैच कर दिया है वो देखो यीलाइड में प्रेजेंट है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये वाला पोर्शन यहाँ पर एडअप हो गया, एक तरह से ये समझ सकते हैं हम। तो सिर्फ 2 सबस्ट्रेट और रिएजेंट देख के प्रोडक्ट लिखना, वो भी तुम्हें हर रिएक्शन का पता होना चाहिए। कई बार जैसे यहाँ पर तो नहीं, यहाँ पर इन वाले एग्ज़ाम्स में तो तुम्हारे डिस्क्रिप्टिव ही होता है, तो कभी आगे इस रिएक्शन से रिलेटेड कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो तुम थोड़ा मैकेनिज़्म थोड़ा ना करने बैठोगे, तो तुम्हें सिर्फ सबस्ट्रेट और रिएजेंट देख के पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखो, इसको इसीलिए इस फॉर्म में लिखते हैं, अदरवाइज़ बेंजल्डिहाइड को ऐसे थोड़ी ना लिखा जाता है। लेकिन ये बताने के लिए कि इन दोनों को मिलाकर कैसे प्रोडक्ट लिखना होता है, ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड को और तरीके से, बहुत तरीके से लिख सकते हैं, बेंजीन रिंग को बनाकर जैसे ऐसे। तो फिर इसने C6H5 ये इस फॉर्म में ही क्यों लिखा है, ऐसे क्यों नहीं लिखा। वो ये दिखाना चाहता है कि प्रोडक्ट कैसे लिखा जाता है विटिग रिएक्शन का। तो ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का है, इसको हटाना है बस यहाँ से, और क्या लगा देना है, ये जो साइड में CH2 है इसको हटाना है, और ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ठीक है। मतलब अब तुम्हें यहाँ पर दिख रहा होगा ये क्या है, स्टाइरीन बन जाएगा, ठीक है।
इसी तरह बेंजोफिनोन में अगर तुम्हें CH2 ग्रुप ऐड करना है तो इस तरह का ये लाइड लेके चलेंगे। ठीक है, काफ़ी अच्छी रिएक्शन है क्योंकि इसमें हमें पता होता है कि हमें क्या ऐड करना है, तो हम उसी तरह का ये लाइड लेके चलते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ये लाइड के बारे में बताएगा पहले कि फॉस्फोरस ईलाइड कैसे बनाया जाता है। उनको फॉस्फोरस ईलाइड को विटिक रिएजेंट भी कहते हैं। उससे पहले यहाँ पर देखो एक और बात ये लिख रखी है कि जब एल्कीन बनेगी तो वो E और Z दो तरह की बन सकती है। ठीक है ना, E आइसोमर भी बन सकता है और Z भी। तो ऑलवेज जो E आइसोमर है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए वो प्रीडोमिनेट करता है, वो मेजर प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, एक बात ये रह गई थी। अब विटिक रिएजेंट कैसे बनाया जाता है। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन को लेते हैं सबसे पहले और किसके साथ ट्रीट करा देते हैं, अल्काइल हैलाइड के साथ। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कह लो। ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन का अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल पर, और ये मॉलिक्यूल इस तरह से यहाँ पर ऐड अप हो गया है। ठीक है, अब फॉस्फोरस के ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज जो एडजेसेंट पर कार्बन है, उस कार्बन पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको एसिडिक बना रहा है। कैसे? क्योंकि फॉस्फोरस एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन अपनी तरफ खींचना चाह रहा है इलेक्ट्रॉन को, ऊपर से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ खींचना चाह रहा है कार्बन से। जैसे मान लो अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं, इस फॉस्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ से इस बॉन्ड पेयर से इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होंगे, तो कार्बन के पास स्कार्सिटी मतलब कमी हो जाएगी, तो फिर वो इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींच के रखना चाहेगा। तो ये हाइड्रोजन थोड़ा लूजली बाउंड हो जाता है, और लूजली बाउंड मतलब ईजिली रिमूव हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर इस हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में अब ये डालेगा एक स्ट्रॉन्ग बेस। वो ये ले रहा है कोई भी ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, जैसे यहाँ पर इसने एन ब्यूटाइल लिथियम ये लेगा। ठीक है, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड से इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं एक बार। जैसे ये इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, और यही हम बनाना चाहते थे। कार्बन फॉस्फोरस के बीच में सिंगल बॉन्ड तो था ही, लेकिन अब यहाँ पर देखो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है। कैसे? हमने एक बेस डालकर उसकी हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया है। ठीक है, और फॉस्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पर ये हो गई है ईलाइड की फॉर्मेशन। तो अब ये नीचे वाली जो एक रिएक्शन लिखी हुई है उसमें सिंगल स्टेप में प्रिपरेशन लिख के दिखा रहा है। अभी दोबारा से लिखी, ऊपर जो लिखी थी वो 2 स्टेप में करके दिखा रहा था, अब यहाँ पर डायरेक्ट एक लाइन में लिख दिया है कि पहले ट्राइफिनाइल फॉस्फीन को रिएक्ट कराया मिथाइल आयोडाइड के साथ। ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुँच गए। उसके बाद इस कार्बन पे अब यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, हमें एक ही एब्स्ट्रैक्ट करना है टू जनरेट नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन। तो एन ब्यूटाइल लिथियम लेगा किसी ए प्रोटिक सॉल्वेंट में, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान ले रखा है यहाँ पर। ठीक है, THF। तो यहाँ पर जो बन गया वो ये जो बन गया, अब इसको डबल बॉन्ड से भी दिखा सकता है, मैंने तुम्हें कहा था, और इस तरह से भी दिखा सकता है, फॉस्फोरस ईलाइड बना देता है। ठीक है, नीचे एक एलाइल का एग्जांपल ले रखा है, सिंपल अल्काइल हैलाइड लेने की बजाय एलाइल हैलाइड ले लिया है। ठीक है, तो हर एक केस में बन सकता है वो। ठीक है, तो ईलाइड इस तरह से बनाएगा। अब नीचे एक हाईलाइटेड पॉइंट मैंने ये यहाँ पर इसलिए हाईलाइट किया है कि ईलाइड जो फॉर्मेशन की है वो एज सच ईलाइड को बना के कभी भी लैब में नहीं रखा जाता कि हमें कभी भी विटिक रिएक्शन करानी होगी तो हम यहाँ से यूज़ कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं किया जाता। जब हमें रिएक्शन करानी होती है तभी हम इस ईलाइड को बनाते हैं ऑन द स्पॉट, जब हमें डायरेक्टली इसको रिएक्ट कराना होता है। ठीक है, एज सच इसको स्टोर नहीं किया जाता। ठीक है, अब आगे बनने के बाद, हीलाइड बनने के बाद अब हमें इसको रिएक्ट कराना है किसके साथ, एल्डिहाइड कीटोन के साथ। तो उसका मैकेनिज़्म क्या होगा, तो अब आगे ये मैकेनिज़्म को एक्सप्लेन कर रहा है। अब क्योंकि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है तो वो कार्बन हाईली न्यूक्लियोफिलिक है, वो न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर देगा। ठीक है, इस तरह से जैसे ही अटैक किया इस तरह की एक स्पीशी आ जाती है जिसको हम बीटेन नाम दे रहे हैं, बीटेन। ठीक है, अब ये बीटेन जो होता है ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है, यहाँ पर जैसे मैंने एरो मार्क करके भी लिखा है कि ये बीटेन जो होता है वो अनस्टेबल है। ऑक्सीजन और फॉस्फोरस आपस में इसको स्टेबलाइज करने के लिए एक बॉन्ड बना लेंगे, मतलब एक साइक्लिक स्ट्रक्चर यहाँ पर इस तरह का बन जाएगा। और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने के बाद खुद को ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा और इस स्टेप के
जो ये लास्ट स्टेप है, दिस लास्ट स्टेप, इस लास्ट स्टेप का नेक्स्ट पेज पर ड्राइविंग फोर्स मतलब ये स्टेप होगा ही क्यों, वो ये लिखा हुआ है कि कार्बन और फॉस्फोरस के बीच में जो बॉन्ड है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ बना सकता है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो जो 4 मेंबर्ड एक रिंग बनी थी वो खुद को इस तरह से तोड़ेगी कि ऑक्सीजन जो है फॉस्फोरस के पास चला जाए, बॉन्ड बना ले, और कार्बन और फॉस्फोरस का बॉन्ड ब्रेक हो जाए। मतलब एक तरह से कंसर्टेड स्टेप है ये। कंसर्टेड मतलब एक ही सिंगल स्टेप में बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई है, बीच में कोई इंटरमीडिएट या कुछ ऐसा नहीं बना है। एक ही स्टेप में बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों काम हो गए हैं। ठीक है, तो लास्ट में हमें क्या मिल रही है, एल्कीन। ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ठीक है, तो ये मैकेनिज़्म यहाँ इसने समझाया किसका, विटिक रिएक्शन का मैकेनिज़्म ये है। ऊपर जो मैकेनिज़्म हम पढ़ रहे थे वो फॉस्फोरस इलाइड कैसे बनता है उसका पढ़ा था। ठीक है, तो उसके बाद एक और टॉपिक विटिक रिएक्शन के अंदर ही क्या समझा रहा है, देखो, प्लानिंग अ विटिक सिंथेसिस, कि विटिक सिंथेसिस को हम प्लान करके कर सकते हैं कि हम पहले क्या सबस्ट्रेट लें, क्या रिएजेंट लें, ये हमारी चॉइस पर डिपेंड कर सकता है कब, जब हमें ये पता हो कि हमें क्या कंपाउंड बनाना है। अब जैसे नीचे देखो, इसने 2 तरीके से एक ही कंपाउंड को बनाया है। पहले हम वो कंपाउंड देख लेते हैं कि क्या बनाया है। ठीक है, 2 मिथाइल 2 पेंटीन एक एल्कीन बनाई है। ठीक है, इस तरह की, जिसका स्ट्रक्चर देखो, दोनों ये तुम्हें सेम दिखाई दे रहे होंगे, तो सेम कंपाउंड बनाने जा रहा है लेकिन 2 डिफरेंट मेथड्स से। तो वो 2 डिफरेंट मेथड्स क्या हैं, क्या कर रहा है, देखो, पहले स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, हम इस एल्कीन से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा सबस्ट्रेट क्या था और रिएजेंट क्या था। सबस्ट्रेट मतलब हमने कौन सा एल्डिहाइड लिया और कौन सा फॉस्फोरस इलाइड लिया। मान लो इसको मैं हाइड कर दूं तो ये तुम्हें जो दिख रहा है, अगर इस पोर्शन से एल्डिहाइड आया हो तो ये क्या बन गया है, एसीटोन। इसका मतलब एसीटोन लिया होगा उसने। और अगर ये एसीटोन लिया है तो ये जो इधर वाला पोर्शन है, इस वाले पोर्शन से क्या आया होगा, ये पोर्शन जो आया होगा ये फॉस्फोरस इलाइड से आया होगा। मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा रिवर्स में पढ़ लेते हैं एक बार। तुम इसको देखो, इस एल्कीन को। ठीक है, अगर मैं इस पोर्शन को हाइड कर दूँ, इधर वाले को, राइट वाले को, तो ये जो है ये कोई एक एल्डिहाइड होगा या कीटोन, जैसे यहाँ पर ये एसीटोन है। ठीक है, तो राइट वाला जो पोर्शन है, इसका मतलब वो एडअप हुआ होगा किससे, फॉस्फोरस इलाइड से। तो यहाँ पर देखो, अब बैक में देखो, इधर यही तो हो रहा है, एसीटोन को ट्रीट करा रहा है किससे, फॉस्फोरस इलाइड से, और वो फॉस्फोरस इलाइड का ये वाला पोर्शन ऐड हुआ है। ठीक है ना, ये वाला। तो ये पोर्शन हमने ये मान लिया कि ये फॉस्फोरस इलाइड से आया है, और इधर वाला डबल बॉन्ड का ये वाला पोर्शन कार्बोनिल कंपाउंड से आया है। ठीक है ना, दोनों तरफ समझ आया मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर कि हम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट को देखकर ये थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड किन 2 एंटिटीज़ के बीच में बना होगा। तो एसीटोन मान लो, इस डबल बॉन्ड के बीच में से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक तरफ ऑक्सीजन होगा और दूसरी तरफ फॉस्फोरस इलाइड वाला पोर्शन, वही दोनों मिलकर ऐड अप हुए होंगे। ठीक है ना, यही तो पढ़ा था अभी। तो यहाँ से देखो, अब बैक में यही तो दिख रहा है तुम्हें, ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन कहाँ से आया है, इस इलाइड से आया है, और ये वाला जो पोर्शन है वो एसीटोन से आया है। ठीक है, तो अब क्या डिफरेंस है दोनों में और कौन सा स्टेप ये फॉलो करेगा। तो एक बार नीचे वाले पोर्शन को भी दोबारा देख लेते हैं, मैं जो बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब नीचे वाले केस में देखो, जो इधर वाला पोर्शन है, इधर वाला पोर्शन वो उसने फॉस्फोरस इलाइड से लिया है, और ये राइट वाला पोर्शन वो हम अब की बार एल्डिहाइड या कीटोन लिया है, यानी कि वो अब की बार एक एल्डिहाइड है। देखो, तुम्हें इसके पीछे वाले स्टेप से समझ आएगा जो मैं कह रही हूँ। देखो, यहाँ से अब की बार जो ये लेफ़्ट वाला पोर्शन है वो फॉस्फोरस इलाइड से आया है, राइट वाला पोर्शन इस एल्डिहाइड से आया है। ठीक है, तो दोनों में अंतर है, थोड़ा सा समझ में आ रहा है जो मैं कह रही हूँ। ठीक है, तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो अब इनसे बैक से पढ़ने की क्यों पढ़ा है कि दोनों में जो फॉस्फोरस इलाइड लिया है वो अलग अलग लिया है। ठीक है, यहाँ पर देखो, फॉस्फोरस इलाइड स्ट्रेट चेन जैसा था,
यहाँ पर इस तरह का पोर्शन वाला लिया, मतलब एक केस में तो इधर वाला से फॉस्फोरस इलाइड ले रखा है, ये वाला पोर्शन फॉस्फोरस इलाइड से आया है, नीचे वाले में फॉस्फोरस इलाइड वाला पोर्शन ये है, ठीक है। तो क्या डिफरेंस क्रिएट होगा वो यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहा है। यूलाइड शुड कम फ्रॉम एन अनहिंडर्ड अल्काइल हैलाइड, यूलाइड उसी अल्काइल हैलाइड से बना होगा जो अल्काइल हैलाइड अनहिंडर्ड था, वो एक बिग मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए। अब ये देखो जो नीचे वाली रिएक्शन है उसको ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो यूलाइड जनरेट हुआ होगा वो इस अल्काइल हैलाइड को लेकर चले होंगे तो ही हुआ होगा। देखो इसने पहले बना के भी दिखाया है, अल्काइल हैलाइड को ट्राइफिनाइल फॉस्फीन से रिएक्ट कराया, बीच में एक स्पीशी बनी, ठीक है, इस आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड को ट्रीट कराया ट्राइफिनाइल फॉस्फीन से यहाँ पर, और इस तरह की स्पीशी बनी। फिर एन ब्यूटाइल लिथियम से इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ पर क्या बना दिया, ये यूलाइड बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो यूलाइड है ये हिंडर्ड है, सॉरी ये हिंडर्ड अल्काइल हैलाइड से बना है, जो नीचे वाला यूलाइड है वो हिंडर्ड अल्काइल हैलाइड से बना है, और ये अनहिंडर्ड, क्योंकि वो प्राइमरी है ये सेकेंडरी है, ये थोड़ा सा नीचे बड़ा मॉलिक्यूल नहीं लग रहा, ठीक है। तो दोनों में से प्रेफर कौन सी रिएक्शन होगी अब, तो नीचे इसने लिख के बताया भी है कि दोनों हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि होने को मना कर देगी नीचे वाली रिएक्शन कि हिंडर्ड नहीं लेना था, हाँ होगी ज़रूर, लेकिन प्रेफरेंस या फिर ये कह लो कि स्पीड अप जिसमें जल्दी बनेगा हमारा एल्कीन या यूलाइड जिसमें जल्दी बनेगा वो होगी ऊपर वाली, प्रेफर्ड वन इज़ फर्स्ट वन इज़ प्रेफर्ड, ठीक है। तो प्लानिंग वाला पोर्शन वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर तुम्हें ये पता है कि हमें कौन सी एल्कीन बनानी है और वो भी विटिक रिएक्शन के थ्रू, तो तुम ये बता सकते हो कि इसमें क्या सबस्ट्रेट था और क्या फॉस्फोरस यूलाइड था, अगर बैक से पढ़ोगे इस रिएक्शन को, ठीक है। मेरिट्स क्या है इस रिएक्शन की या इंपॉर्टेंस क्या है कि ये रीजियो सिलेक्टिव है, जैसे मैंने पहले ही बताया था। रीजियो सिलेक्टिव की मतलब फिक्स है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहीं जनरेट होगा, जैसे नीचे इसने एग्जांपल लिया है देखो साइक्लोहेक्सिनोन का, और एक फॉस्फोरस इलाइड सिंपलेस्ट फॉस्फोरस इलाइड से उसने उसको ट्रीट करा दिया है, ठीक है। तो इस तरह की एल्कीन बन गई है। अब इसी सेम एल्कीन को वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी बना सकता है, कैसे बना सकता है हम नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं, इस तरह से बना सकता है देखो। लेकिन यहाँ पर देखो जो डबल बॉन्ड के जनरेट होने के चांसेस हैं वो दो जगह पर है, दो पोजीशन है जहाँ पर डबल बॉन्ड जनरेट हो सकता है। तो रीजियो सिलेक्टिव का मतलब जहाँ पर ये चांस की बात आए ही ना, कि हमें पता हो कि फिक्स है कि यहीं पर डबल बॉन्ड जनरेट होगा। तो विटिक रिएक्शन में कहीं पर भी एम्बिगिटी नहीं है कि हमें कन्फ्यूजन आए कि भाई डबल बॉन्ड कहाँ आएगा कहाँ नहीं आएगा, वहाँ पर फिक्स है सब कुछ, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ पर देखो साइक्लोहेक्सिनोन को लेके चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एडिशन करा रहा है और फिर डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो ये जो लास्ट स्टेप में डिहाइड्रेशन करा रहा है ये दोनों तरह से हो सकती है, और उल्टा यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट देखो ये इधर वाला है क्योंकि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन दे रहा है। लेकिन विटिक रिएक्शन में ऐसा कुछ नहीं है। विटिक रिएक्शन में क्या हो रहा है, हमें मेजर और माइनर ई और जेड तो हो सकते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है कि कई बार वो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन या लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन में हमें कंफ्यूज होना पड़े, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। बॉन्ड की पोजीशन फिक्स है कि वो यहीं जनरेट होगा, ठीक है ना। तो ये कहलाती है रीजियो सेलेक्टिविटी। अब अगला पोर्शन एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। हेलोजिनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ये टॉपिक ऐसा सच तुम्हारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन क्योंकि हेलोफॉर्म रिएक्शन हम ऑक्सीडेशन वाले पोर्शन में पढ़ेंगे तो हमें ये पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है। तो हेलोजिनेशन क्या कैसे कर सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन का वो पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये एसिड कैटालाइज्ड भी हो सकती है और बेस इंड्यूस्ड भी। अब यहाँ पर दो वर्ड है, एसिड कैटालाइज्ड और बेस इंड्यूस्ड। एसिड कैटालाइज्ड, बेस इंड्यूस्ड, अब इनकी मतलब भी बाद में समझाएगा। बेस कैटालाइज्ड क्यों नहीं लिखा वो भी समझाएगा, ठीक है। बेस की प्रेजेंस में भी हो सकती है, एसिड की प्रेजेंस में भी हो सकती है, और हेलोजन क्लोरीन भी ले सकते हैं, ब्रोमीन भी, आयोडीन भी, ठीक है। और अल्फ़ा हाइड्रोजन्स रिप्लेस होती हैं, ये हमें पता है क्योंकि अल्फ़ा हाइड्रोजन एसिडिक होती हैं, तो वो अल्फ़ा हाइड्रोजन
बेस के केस में तो सारी रिप्लेस हो जाती हैं, एसिड के केस में सिर्फ सिंगल स्टेप हेलोजिनेशन, या कह सकते हैं कि एक ही बार हेलोजिनेशन होगा, उसके बाद नहीं होगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। तो पहले इसने बेस प्रोमोटेड हेलोजिनेशन को समझाया कि जहाँ पर हम बेस यूज़ करेंगे। ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पर। ठीक है, देखो तीनों यहाँ पर हो गई हैं, तीनों अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पर वो हो जाती हैं रिप्लेस विद द हेलोजन। तो मैकेनिज़्म पे ही आ जाते हैं। सबसे पहले बेस की प्रेजेंस में देखो, सबसे पहला स्टेप कार्बन आयन फॉर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि इस रिएक्शन का जो रेट लॉ होता है वो ये कह रहा है कि रिएक्शन की रेट हेलोजन पर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ़ और सिर्फ हमारे सबस्ट्रेट और बेस की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। यहाँ पर देखो इन्होंने लिखा भी है, इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन। ब्रोमीन की कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड ही नहीं कर रही है। इसका मतलब जिस स्टेप में ब्रोमीन एडअप हो रही होगी वो स्टेप फास्ट होगा, वो रेट को डिटरमाइन नहीं कर रहा। रेट को डिटरमाइन करने वाला स्टेप होता है स्लो स्टेप। ठीक है, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यहाँ पर जहाँ पर बेस एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है हाइड्रोजन को, वो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ये हमें कहाँ से पता चला? इसकी रेट लॉ से। ठीक है, तो जैसे ही बेस एब्स्ट्रैक्ट करेगा कार्बन आयन बनेगा, वो कार्बन आयन इनोलेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर खुद को एक तरह से रेजोनेंस शो करेगा। ठीक है, ये इनोलेट आयन फिर यहाँ पर अगले स्टेप में देखो ब्रोमीन ऐड हो रही है। ये स्टेप फास्ट लिखा है इसने, इसका मतलब ब्रोमीन की एडिशन रेट को अफेक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से सिंगल यहाँ पर देखो एक अल्फ़ा हाइड्रोजन हट गया और उसकी जगह क्या आ गया है? ब्रोमीन आ गया। अब एक ब्रोमीन आने के बाद ये जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन जो 2 रह गए हैं, पहले यहाँ पर 3 थे, 2 रह गए हैं, वो और भी ज़्यादा एसिडिक हो गए हैं, क्योंकि जो एडजेसेंट पोजीशन पर ब्रोमीन प्रेजेंट है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ये अल्फ़ा हाइड्रोजन जितने हाइड्रोजन्स पहले एक्टिव थी उससे भी ज़्यादा एसिडिक हो गई हैं या एक्टिव हो गई हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जो हेलोजिनेशन होना है, या अगले स्टेप में ये जो हाइड्रोजन्स निकलेंगी वो और भी फास्ट निकलेंगी। ठीक है, वही बात यहाँ पर ये फिर से कह रहे हैं। अब 2 बातें यहाँ पर कह रहा है कि क्योंकि ब्रोमीन की एडिशन रेट को अफेक्ट ही नहीं कर रही, तो हम चाहे किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन का ब्रोमिनेशन करें, क्लोरीनेशन करें या आयोडीनेशन करें, तो वो सेम रेट पर होगा। ठीक है, वो तीनों एक जैसी रिएक्शन रेट पर होगा। अदरवाइज़ तो क्या होता है, जैसे हम देखते हैं एल्काइल हैलाइड जब बनाते हैं तो क्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। इस तरह से हम पढ़ते नहीं, हर एक स्टेप में हर एक रिएक्शन का अलग अलग वो होता है कि कौन सबस्ट्रेट कितना ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है ना, तो लेकिन इस केस में क्या है, अगर चाहे हम किसी एल्डिहाइड का ब्रोमिनेशन कर लें या क्लोरीनेशन, दोनों सेम रेट से होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि रेट जो है वो हेलोजन पर डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है ना, और दूसरी बात ये लिखी है कि इस रिएक्शन को हमने बेस कैटलाइज नहीं कहना है, बेस प्रोमोटेड या बेस इंड्यूस्ड कहना है। ये बात इसने इस पैराग्राफ में लिखी है फर्स्ट में। यहाँ पर क्यों ऐसा कह रहा है? क्योंकि लास्ट स्टेप में जो बेस है वो दोबारा से रीजनरेट नहीं हो रहा है। किसी भी रिएक्शन में जो हम लेके चले थे बेस की कंसंट्रेशन, अगर उतनी ही कंसंट्रेशन वो दोबारा से रिएक्शन मिक्सचर में दोबारा से रीजनरेट हो जाती है तो उसको बोल देते हैं कैटलाइज्ड। अदरवाइज़ तो वो क्या है? बेस प्रोमोटेड या बेस इंड्यूस्ड, बेस ने इंड्यूस किया है। ठीक है, इसलिए इसको बेस कैटलाइज्ड कभी नहीं कहेंगे। ठीक है, अब वही बात जो मैं पहले कह रही थी कि माइनस आई इफेक्ट ऑफ द हेलोजन जो है वो अल्फ़ा हाइड्रोजन को और भी ज़्यादा एसिडिक बना रहा है, तो फर्दर हेलोजिनेशन होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो हम हेलोजिनेशन सिंगल स्टेप पर नहीं रोक पाएंगे, हमें सीधा ये प्रोडक्ट मिलेगा भाई। सिर्फ एक हाइड्रोजन हटकर ब्रोमीन आ जाए, ऐसा हम बेस के साथ नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे देखो हेलोजिनेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन्स। अब अनसिमेट्रिकल कीटोन्स दोनों तरफ इस तरह की कीटोन जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन्स दोनों तरफ हैं, अब हेलोजिनेशन किस तरफ होगा वो कौन बताएगा? इनोलेट आयन बनता है, हमने इसके मैकेनिज़्म में ये देख लिया। बेस इंड्यूस्ड जो
मैकेनिज़्म है हेलोजिनेशन का, उसमें हमने देखा था कि इनोलेट आयन बनता है। इनोलेट आयन क्या होता है? जो कार्बन आयन बनता है आफ्टर द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये देखो नीचे इसने बनाया भी है, एक इस तरफ से बनाया है, दूसरा दूसरी तरफ से, कि एक बार तो इधर वाली हाइड्रोजन निकल गई और एक बार इधर वाली, मतलब दोनों तरफ हाइड्रोजन है ना, एसिडिक हाइड्रोजन से, एक लेफ्ट में, दो लेफ्ट में है और दो राइट, तीन राइट में, एक तरह से ये, ठीक है। तो दोनों तरफ के इसने बना के देख लिए इनोलेट आयन। अब जो इनोलेट आयन ज़्यादा स्टेबल होगा उसके बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे, इसका मतलब वही जनरेट होगा। अब यहाँ पर देखो, जो लेफ्ट, ये फर्स्ट वन है, इसमें जो आर ग्रुप है वो आर ग्रुप इस कार्बन आयन को डीस्टेबलाइज कर रहा है। कैसे? थ्रू इट्स प्लस आई इफेक्ट, वो इस कार्बन पर और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंटेंसीफाई कर रहा है, बढ़ा रहा है। लेकिन इस तरफ ऐसा कोई आर ग्रुप नहीं लगा हुआ, और अगर ये भी डालना चाहे तो तीसरे कार्बन तक जाते जाते इसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। प्लस आई इफेक्ट की एफिशिएंसी तीसरे कार्बन तक होती तो है लेकिन पावर कम हो जाती है, ठीक है ना। तो इस ये जो आर ग्रुप है इसका इफ़ेक्ट कहाँ ज़्यादा है? इस आर ग्रुप का इफ़ेक्ट इस कार्बन पर ज़्यादा है, इस कार्बन पर कम है, ठीक है। तो इनोलेट आयन जो राइट में बना है वो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है ना। ये जो इनोलेट यहाँ पर बना है वो कंपेरिजन टू फर्स्ट वो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर डीस्टेबलाइजेशन कम हो रहा है, क्योंकि आर जो ग्रुप है वो इतना अपने इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन तक नहीं पहुँचा पा रहा है, ठीक है ना। तो जनरेशन किसकी ज़्यादा होगी? इसका मतलब इस इनोलेट आयन की, ठीक है। तो इसका मतलब हेलोजिनेशन कहाँ पर होगा? मिथाइल का ग्रुप पर होगा एज़ कम्पेयर टू मिथिलिन ग्रुप, ठीक है ना। ये जो एक तरफ वाले ग्रुप को बोल देंगे मिथाइल ग्रुप, इधर वाले को क्या बोल रहा है? मिथिलिन ग्रुप। तो मिथाइल की तरफ हेलोजिनेशन होगा इन केस ऑफ बेस की प्रेजेंस में ये सब होगा, ठीक है। अब हमें पता है बेस की केस में तो एक सिंगल हाइड्रोजन को हटाकर हम ब्रोमीन लगा ही नहीं सकते, क्योंकि तीनों रिप्लेस हो जाएंगी, क्योंकि जो एक ब्रोमीन आएगा वो दूसरी बाकी हाइड्रोजन्स को और ज़्यादा एसिडिक कर रहा था, ये हमने ऊपर पढ़ लिया था, ठीक है। तो ये बेस इंड्यूस्ड हमने पढ़ा। उसके बाद ये हेलोफॉर्म रिएक्शन को थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा है। वो हेलोफॉर्म रिएक्शन हम बाद में ही पढ़ेंगे जब हम ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं सीधा एसिड कैटेलाइज्ड हेलोजिनेशन पर आ रही हूँ कि एसिड की प्रेजेंस में भी हेलोजिनेशन किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट भी डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू बेस, और सिंगल ही हेलोजिनेशन होगा स्टेप, सिंगल हेलोजिनेशन ही हम कर सकते हैं। एक ही हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस कर सकते हैं, सारे हेलोजन्स को रिप्लेस नहीं कर सकते। तो इसका रीज़न क्या है वो भी ये समझाएगा, ठीक है। तो पहले मैकेनिज़्म देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेप प्रोटोनेशन, ठीक है। प्रोटोनेशन, जैसे ही प्रोटोनेशन हुआ ये अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेगा? इनोल फॉर्म में, आफ्टर द रिमूवल ऑफ प्रोटोन, इनोल फॉर्म। यही स्टेप क्या है? देखो स्लो लिखा है इसने, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप अब की बार ये है। इसका मतलब अब की बार जो रिएक्शन की रेट है वो एच आयन कंसनट्रेशन पर भी डिपेंड नहीं करी, सिर्फ सबस्ट्रेट किस तरह से अपने आप को उसकी कंसनट्रेशन पर डिपेंड करिए। सबस्ट्रेट क्या लिया है तुमने, जैसे यहाँ पर एसीटोन ले रखा है तो एसीटोन की कंसनट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ऊपर पैराग्राफ में लिखा भी है, फिर वही बात लिखी है यहाँ पर भी, रेट ऑफ द हेलोजिनेशन ऑफ गिवन कीटोन इज इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ हेलोजन यूज। हेलोजन क्या लिया उस पर डिपेंड ही नहीं कर रही है, हेलोजन की कंसनट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही है, सिर्फ किस पर डिपेंड कर रही है? कीटोन और एसिड की कंसनट्रेशन पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो H पॉजिटिव जो प्रोटोनेशन हुआ था फर्स्ट स्टेप में, उसके बाद ये अपने आप को इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस H, ठीक है ना। सेकेंड स्टेप फिर वही, इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन ब्रोमीन, ब्रोमीन पे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, ठीक है। एडअप कर रहा है ब्रोमीन के मॉलिक्यूल को अपने ऊपर, और लास्ट स्टेप में फिर वही क्या हो रहा है? प्रोटोन निकल रहा है। तो अब प्रोटोन ही डाला था, प्रोटोन ही वापस निकला है, इसलिए इसको एसिड कैटेलाइज्ड बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये इसका मैकेनिज्म भाई एसिड कैटेलाइज्ड हेलोजिनेशन का।
पहला स्टेप प्रोटोनेशन, सेकंड स्टेप वो अपने आप को इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। अब ये इनोल फॉर्म में कैसे कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे, टोटोमराइजेशन। ठीक है ना, टोटोमराइजेशन ही कह सकते हैं एक तरह से। ये जो H है, ठीक है, अपने आप को रिमूव कर रहा है यहाँ से, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं। ठीक है, और इनोल फॉर्म जनरेट करें। अब ये इनोल फॉर्म रिएक्टिव, बीइंग रिएक्टिव क्या करेगी, ब्रोमीन के मॉलिक्यूल को एडअप कर लेगी इस तरह से। ठीक है, और थर्ड स्टेप में फिर वही डीप्रोटोनेशन कह लो, या फिर प्रोटॉन बाहर निकल गया है अपने आप को इस मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करने के लिए। ठीक है, एसिड इज़ नॉट कंज्यूम्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, हैंस इट इज़ कॉल्ड एसिड कैटेलाइज्ड, ये कहा है इसने। अब फिर वही बात, अनसिमेट्रिकल कीटोन्स लेने तो किस तरफ एडअप होगा ब्रोमीन का मॉलिक्यूल, वो देखना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरमीडिएट कह लो या फिर जो स्पीशी बनी है वो इनोलेट आयन नहीं है, वो इनोल है। ठीक है, और इनोल की स्टेबिलिटी डिसाइड होती है कि वो कितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। आगे देख लेते हैं, फिर पता चलेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर इसने देखो फिर वही सिंपलेस्ट वही केस लिया है, एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, एक तरफ मिथिलिन है। अब ब्रोमीन इस केस में देखो इधर ऐड हो रहा है मिथिलिन वाले में। ठीक है ना, लेकिन वहाँ पर तो क्या हो रहा था, मिथाइल ग्रुप की तरफ ऐड हो रहा था। अब की बार ऐसा क्या हुआ कि ये मिथिलिन की तरफ हो गया, तो उसका रीज़न ये इनोल फॉर्म है। यहाँ पर देखो दोनों की इनोल फॉर्म इसने बना के दिखा दी। ठीक है, एक बार इनोल ये बन सकता है, दूसरे केस में इनोल ये बन सकता है। ठीक है ना, तो इनोल ही तो ऐड कर रहा है ना ब्रोमीन को। अब फर्स्ट वाला बनेगा तो ब्रोमीन यहाँ ऐड होगा, और सेकंड वाला बनेगा तो ब्रोमीन यहाँ ऐड होगा। ठीक है, अगर ये वाला इनोल बनेगा तो ब्रोमीन लास्ट स्टेप में यहाँ ऐड होगा, और अगर ये वाला इनोल बनेगा तो ब्रोमीन लास्ट स्टेप में यहाँ ऐड होगा। ठीक है, तो अब इन दोनों इनोल्स का कंपैरिजन करना है कि दोनों इनोल्स में से कौन ज़्यादा स्टेबल है। अब बीइंग मोर सब्स्टिट्यूटेड, अब ये डबल बॉन्ड के देखो डबल सब्स्टिट्यूटेड है कह सकते हैं। ये देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है यहाँ पर इनोल में, जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होंगे ये दोनों कार्बन, उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा इनोल। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा है, यहाँ पर देखो ये वाला कार्बन तो सब्स्टिट्यूटेड ही नहीं है, तो सेकंड जो इनोल है वो लेस स्टेबल है, इसलिए इसकी फॉर्मेशन होने के चांसेस कम हैं। तो मोर स्टेबल इनोल बनेगा तो इस तरफ एडिशन हो जाएगा। तो बेस इंड्यूस्ड और एसिड कैटेलाइज्ड हेलोजिनेशन हमने पढ़ा, तो दोनों में कंपेयर करके पढ़ोगे तो इजीली समझ में आएगा। दोनों में पोजीशन ऑफ एडिशन ऑफ हेलोजन अलग अलग है, और कितनी रेंज तक हुआ, रेंज मतलब इन द सेंस एक ही ब्रोमीन ऐड होगा इन केस ऑफ एसिड कैटेलाइज, लेकिन बेस इंड्यूस्ड में क्या होगा, कंप्लीट हेलोजिनेशन। जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो सारी की सारी रिप्लेस हो जाएंगे हेलोजन से। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ा। ठीक है, अब यहाँ पर एसिड के केस में फर्दर हेलोजिनेशन क्यों नहीं हो रहा है, उसका रीज़न यहाँ नीचे इस पैराग्राफ में दे रहा है कि एक बार जब ब्रोमीन आ गया तो फिर उसके बाद ये जो ब्रोमीन है वो इस कार्बोनिल ग्रुप को क्या कर रहा है, प्रोटॉन ऐड नहीं होने दे रहा है, इनोल फॉर्मेशन नहीं होने दे रहा है। क्यों नहीं होने दे रहा है, क्योंकि ब्रोमीन जो है वो अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन, और इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, और कार्बन पर कम हो गई तो ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है, वो ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो हाइड्रोजन को देने की बजाय वो कार्बन की तरफ ही पुश कर देगा। एक तरह से ये कह सकते हो। जैसे देखो अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं, क्या हो रहा था, पहला स्टेप क्या था जब हम एसिड कैटेलाइज्ड का मैकेनिज्म पढ़ रहे थे, तो पहला स्टेप यही था कि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर H पॉजिटिव आयन को दे रहा था, मतलब प्रोटोनेशन हो रहा था और इनोल फॉर्मेशन हो रही थी। ठीक है, लेकिन जब सिंगल हेलोजिनेशन एक बार कर दिया, सिंगल एक हाइड्रोजन यहाँ पर, जो यहाँ पर हाइड्रोजन था वो हमने उसको रिप्लेस कर दिया ब्रोमीन से, तो ये जो ब्रोमीन है ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है इस कार्बन से। अब ये कार्बन और ये कार्बन, ये इस कार्बन सेकंड कार्बन से अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो इस कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर भी स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो लोन पेयर हैं, ये जो प्रोटोनेशन यहाँ पर हो सकता था और इनोल फॉर्मेशन हो सकती थी फर्दर हेलोजिनेशन कराने के लिए, वो नहीं हो पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि ये जो लोन पेयर
है वो अब की बार इस कार्बन की तरफ अट्रैक्टेड है। ये ऑक्सीजन अब अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर हाइड्रोजन को नहीं दे सकता। तो इसका रीज़न यही रीज़न है कि मोनोहेलोजिनेटेड होने के बाद एसिड की प्रेजेंस में हम फर्दर हेलोजिनेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने भाई आज दो ही पढ़े हैं, क्या क्या, विटिक रिएक्शन और हेलोजिनेशन। एक बार देख लेते हैं। चलो ऑक्सीडेशन थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो ही टॉपिक रह गए हैं, तो थोड़ा सा ऑक्सीडेशन आज स्टार्ट कर लेते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन अपॉन ऑक्सीडेशन क्या देंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे, ये हमें पता है। और रिएजेंट क्या क्या यूज़ हो सकते हैं ये भी हमने कब देखा था, जब हम प्रिपरेशन पढ़ रहे थे इवन एल्डिहाइड कीटोन की। तो एल्डिहाइड की स्टेज पर ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए हमें स्पेशल रिएजेंट लगाने पड़े थे। ठीक है, अदरवाइज़ तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ जा रहा था किनका? अल्कोहल्स का। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड कीटोन बने, एल्डिहाइड कीटोन की ऑक्सीडेशन से फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। ठीक है, तो एल्डिहाइड के केस में तो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, कीटोन के केस में लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये हमने पहले पढ़ लिया था। तो यहाँ पर देखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर यूज़ किए जाते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7 ये सब, या फिर कंसनट्रेटेड HNO3। ठीक है, तो अगर ये यूज़ किए जाते हैं तो क्या बनता है? एल्डिहाइड हाइड्रेट पहले बनते हैं। देखो यहाँ पर मैकेनिज़्म जो ये नीचे समझा रहा है ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जब हमने शायद वही पढ़े थे जब हम PCC PDC और ये क्रोमाइल वाले रिएजेंट यूज़ कर रहे थे कि हमें एल्डिहाइड की स्टेज पर ही ऑक्सीडेशन को रोकना था। ठीक है, तो वहाँ पर भी हमने पढ़ा था कि एल्डिहाइड जो है वाटर की प्रेजेंस में एल्डिहाइड हाइड्रेट बना लेता है, और ये एल्डिहाइड हाइड्रेट फिर क्रोमिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है। क्रोमिक एसिड का फॉर्मूला H2CrO4। ठीक है, ये जो क्रोमिक एसिड है ये कहाँ से बना है? K2Cr2O7 से, एसिडिफाइड K2Cr2O7 से। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड हाइड्रेट इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और वो कॉम्प्लेक्स फिर टूट कर क्या दे देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर देखो क्रोमेट एस्टर बनाया है। ठीक है, क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में एल्डिहाइड ने पहले एल्डिहाइड हाइड्रेट बनाया, खुद को इस तरह की स्पीशी में कन्वर्ट कर दिया, और फिर उसने इस क्रोमिक एसिड के साथ मिलकर एस्टर फॉर्म बना दी। यहाँ से देखो बीच में से वाटर मॉलिक्यूल निकाला है उसने एक, तब ये एस्टर फॉर्म बनी है। ये देखो यहाँ से इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल निकाल देता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाता है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अब इसके बाद तो कोई ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता ना, कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर देखो दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या समझा रहा है? रिडक्शन ऑफ टोलेंस रिएजेंट एंड रिडक्शन ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन। ये हम लैब में टेस्ट भी करते हैं भाई, एल्डिहाइड को डिटेक्ट करना हो कि ये कंपाउंड एक एल्डिहाइड है गिवन कंपाउंड, तो हम यही टेस्ट कराते हैं, लिखवाते भी यही हैं लैब में, टोलेंस रिएजेंट टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। ठीक है ना, एल्डिहाइड कीटोन को भी आपस में डिस्टिंग्विश करना होता है जब। ठीक है, ये जो होते हैं टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, माइल्ड, बहुत ही माइल्ड। ठीक है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो खुद रिड्यूस होगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है, यही तो पढ़ा है हमने। ठीक है, तो अब टोलेंस रिएजेंट का किस तरह से रिडक्शन हो जाता है, इसलिए इसने हेडिंग यहाँ पर रिडक्शन लिख दिया है। कन्फ्यूज़ मत होना वर्ड रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में। टोलेंस रिएजेंट जो है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे और खुद रिड्यूस हो जाएंगे। तो पहले ये पता होना चाहिए कि टोलेंस रिएजेंट होता क्या है। तो पिछले सेम में स्कीम लिखवाई थी, तब शायद किसी ने अगर ध्यान से पढ़ी हो तो वहाँ पर बताया तो था। टोलेंस रिएजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, AgNO3 का अमोनिकल सॉल्यूशन। ठीक है, अमोनिया की फॉर्म में, अमोनिया के साथ जब उसका सॉल्यूशन बना दिया जाए। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का AgNO3 का, तो वो इस तरह से अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। फिर जब उसका अमोनिया के साथ सॉल्यूशन बना लेता है तो वो इस तरह की स्पीशी में कन्वर्ट हो जाता है। और जब इस सॉल्यूशन को ट्रीट किया जाता है एल्डिहाइड से, अब एल्डिहाइड का तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन, किस में कन्वर्ट हो जाएगा?
कार्बोक्सिलेट आयन में, और ये जो स्पीशी है टोलेंस रिएजेंट ये खुद क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो रिड्यूस कैसे होती है वो, इस देखो यहाँ पर रिएक्शन लिख के दिखाइए। ये जो स्पीशी यहाँ पर देखो Ag प्लस फॉर्म में प्रेजेंट है। अब इसको कोई इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये खुद को कहाँ रिड्यूस कर देगा, सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, कंप्लीट। तो यहाँ पर वही हुआ है, देखो सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है कंप्लीट, और टेस्ट ट्यूब के अंदर सिल्वर लाइनिंग सी बन जाती है, इसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कह देते हैं, ठीक है। लाइनिंग सी बन जाती है, टेस्ट ट्यूब के ऊपर सिल्वर डिपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो अब ये जो टेस्ट देते हैं भाई एल्डिहाइड कीटोन, दोनों तरह के एल्डिहाइड कीटोन दे देते हैं, एलिफेटिक भी एरोमेटिक भी, ठीक है। उसके बाद रिडक्शन ऑफ फैलिंग सॉल्यूशन, मैंने ये रिडक्शन ऑफ जो बताया था ना वो इसलिए बताया कि तुम कहोगे कि यहाँ पर तो हम पढ़ रहे थे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, तो ये रिडक्शन वर्ड कहाँ से लिख दिया। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो खुद तो रिड्यूस होते हैं, दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है ना, यही होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन, ठीक है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं ये। फैलिंग सॉल्यूशन जो होता है वो फैलिंग सॉल्यूशन ए और बी से बना होता है। फैलिंग ए जो होता है वो अल्कलाइन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है, CuSO4 का अल्कलाइन सॉल्यूशन, और फैलिंग सॉल्यूशन बी होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको रोशेले सॉल्ट भी बोल देते हैं। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट एक सॉल्ट है, ठीक है, उसका भी अल्कलाइन सॉल्यूशन ही लेते हैं, दोनों को इक्वल अमाउंट में मिक्स कर देते हैं। अगर 5 ml अल्कलाइन सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का ले रहे हो और 5 ml पोटेशियम टार्ट्रेट का ले रहे हो, तो दोनों को इक्वल अमाउंट में जब मिक्स कर देते हैं तो एक डीप ब्लू सॉल्यूशन डेवलप होता है, जिसको फैलिंग सॉल्यूशन कह देते हैं। अब ये जो फैलिंग बनाया है, इसको बनाने के बाद एल्डिहाइड के साथ ट्रीट कराना है, ठीक है। जैसे ही ट्रीट कराते हैं इसको वाटर बाथ में भी रखना होता है थोड़ी देर। एज सच ये ट्रीट एकदम से ऐसा नहीं है कि रिएक्शन फास्ट और एक ऑन द स्पॉट होगी, इसको वाटर बाथ में रखना पड़ता है थोड़ी देर इनको, ताकि ये रिएक्ट करें आपस में एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो रिएक्शन यहाँ पर क्या हो रही होती है, देखो कॉपर 2+ आयन, कॉपर 2+ आयन कॉपर 1+ में कन्वर्ट हो गई, मतलब रिडक्शन हो गया इनका, ठीक है। और ऑक्सीडाइजेशन किसका हो गया, एल्डिहाइड का, किसके अंदर, कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्यूप्रोस ऑक्साइड बनता है वो रेड कलर का बनता है, तो रेड PPT आ जाते हैं, तो हम ये बोल देते हैं कि इसका मतलब एल्डिहाइड ही था हमारा फंक्शनल ग्रुप, जो खुद तो किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलेट आयन में, और उसने कॉपर 2+ आयन्स को कॉपर +1 में रिड्यूस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट रिड्यूस फैलिंग सॉल्यूशन। अब एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक में भी डिस्टिंग्विश करना हो तो हम फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट करते हैं, क्योंकि एरोमेटिक एल्डिहाइड ये वाला टेस्ट नहीं देते। अब बेनेडिक्ट सॉल्यूशन सिमिलर होता है बिल्कुल फैलिंग के, सिर्फ क्या फ़र्क होता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन तो वही होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जो सॉल्ट है उसकी जगह सोडियम सिट्रेट ले लेता है यहाँ पर, और सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, बिल्कुल रिजल्ट भी सेम आता है, इवन रेड कलर के PPT आते हैं, क्योंकि कॉपर तो वही है ना, बिल्कुल सेम जैसे फैलिंग ट्रीट करता है, ठीक है। अब उसके बाद माइल्ड थे ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन कौन सी, टोलेंस और फैलिंग, तो इनका असर कीटोन्स पे कुछ भी नहीं होता है। कीटोन्स को जब ऑक्सीडाइज करना होगा तो हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करने होंगे, जैसे वही जो ऊपर पड़े थे, अल्कलाइन KMnO4, एसिडिफाइड K2Cr27 या फिर कंसनट्रेटेड HNO3, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करने पड़ेंगे। और यहाँ पर डिफरेंस क्या आता है थोड़ा एल्डिहाइड से, कि एल्डिहाइड के केस में तो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं एसिड में जो फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पर जो एसिड फॉर्म होगा कीटोन की ऑक्सीडेशन के बाद उसमें कार्बन एटम 1 लेस हो जाता है, ठीक है। फ्यूअर लिख रखा है यहाँ पर, तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं कम, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, हाँ अब अगले पेज पर जो समझाने की कोशिश है वो ये है कि कीटोन के केस में दोनों तरफ से एसिड बन सकता है, मतलब इन द सेंस एसिड फॉर्मेशन होगी वो दोनों तरफ से हो सकती है, बॉन्ड ब्रेकेज इनोल फॉर्म 2 तरफ से बनेगी। तो अब यहाँ पर देखो, पहले वही देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर देखो 3 पेंटेनोन का एग्जांपल लिया है,
ये तो सिमेट्रिकल हो गई, किसी भी तरफ बने इनोल, दोनों केसेस में ही जो एसिड बनने वाले हैं वो एसिटिक एसिड और प्रोपियोनिक एसिड यही बनने वाले हैं। क्यों? क्योंकि देखो दोनों तरफ सिमिलर ग्रुप्स हैं, दोनों तरफ इथाइल ही हैं, ठीक है ना, इधर भी और उधर भी, ठीक है। तो सिमेट्रिकल कीटोन के केस में तो एक ही इनोल फॉर्म बनेगी जो आगे अपॉन ऑक्सीडेशन क्या कर रही है, क्या दे रही है, एक तरफ एसिटिक एसिड और एक तरफ प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है। लेकिन डिफरेंस कहाँ आएगा जब हम इन अनसिमेट्रिकल कीटोन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो 2-ब्यूटेनोन का एग्जांपल लिया है, एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, एक तरफ इथाइल है। अब दोनों तरफ क्या हो सकते हैं, इनोल फॉर्म बना के दिखा रहा है कि अब इनोल फॉर्म बनाने के बाद ब्रेकेज देखो, अब जो ज़्यादा स्टेबल इनोल होगा उससे बनने वाली कीटोन ही मेजर प्रोडक्ट होंगी, ठीक है ना। ये बात यहाँ पर ये समझाना चाह रहा है। अब यहाँ पर इनोल ऊपर एक बनाया है, एक इनोल फॉर्म नीचे बनाई है। अब यहाँ से भी 2 एसिड बनने हैं और यहाँ से भी 2 एसिड बनने हैं, ठीक है। कैसे? देखो ये बॉन्ड ब्रेकेज यहाँ पर करके इस तरह से देख सकते हैं हम। तो इससे जो बनेगा वो एसिटिक एसिड और इधर से भी एसिटिक एसिड, और यहाँ पर देखो इस तरफ से जो बनेगा वो फॉर्मिक एसिड और इधर से प्रोपियोनिक एसिड। 3 कार्बन एटम है तो प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है। डबल बॉन्ड पे तुम्हें बाइफर्केशन करना है, एक तरह से ये समझ लो कि अगर तुम्हें एसिड लिखना है डायरेक्टली तो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से काटना है तुम्हें, ठीक है, यहाँ से। तो एक तरफ एक कार्बन रह गया तो इससे एक कार्बन से जो एसिड बन सकता है वो तो फॉर्मिक एसिड ही लिख सकते हैं हम, ठीक है, जो फर्दर आगे ऑक्सीडाइज हो जाता है, स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो जब अनसिमेट्रिकल कीटोन होगी, जैसे यहाँ पर इसने ये लिया था, मैं कह रही थी 2-ब्यूटेनोन का एग्जांपल, तो जो मोर स्टेबल इनोल फॉर्म है उससे प्रोड्यूस होने वाले एसिड ही मेजर प्रोडक्ट होंगे। अब बार बार हम इनोल फॉर्म तो बना के देखेंगे नहीं, तो यहाँ पर इसने एक रूल दिया, पोपोव्स रूल, जिसको कहते हैं कीटो ग्रुप्स ऑलवेज स्टेज विद द स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। कीटो ग्रुप हमेशा किसकी तरफ जाएगा, जो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप होगा उसकी तरफ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 3-हेक्सेनोन का एग्जांपल लिया है इसने, ठीक है। अब 3-हेक्सेनोन, तो ये स्मॉलर ग्रुप यहाँ पर ये वाला है, तो इसका मतलब कीटो ग्रुप इसकी तरफ रहेगा। इसका मतलब बॉन्ड ब्रेकेज जो होगा वो यहाँ से होगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर देखो इसने एक तरफ क्या बना दिया, प्रोपियोनिक एसिड, और दूसरी तरफ भी प्रोपियोनिक एसिड, 2 मोल्स बने हैं उसके, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन उसने एरो मार्क करके दिखाया है, यहाँ पर हो रहा है। नीचे एक और एग्जांपल ले रहा है, नीचे वाले एग्जांपल में भी देखो इधर स्मॉल ग्रुप कौन सा है, ये वाला, तो जो कीटो ग्रुप है वो इसकी तरफ रहने वाला है, ठीक है ना। तो बॉन्ड ब्रेकेज यहाँ से, ठीक है, बॉन्ड ब्रेकेज यहाँ से, ठीक है। तो एक तरफ बनेगा एसिटिक एसिड और दूसरी तरफ प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन पढ़ रहे थे हमने, थोड़ा सा स्टार्ट किया था, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड पढ़ा पहले, फिर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन थोड़ा सा पढ़ लिया है। ऑक्सीडेशन देख लेते हैं, अगर कंप्लीट हो रहा है तो ऑक्सीडेशन कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद रिडक्शन फिर कर लेंगे। भाई कितनी हो गई है, चलो स्टॉप ही कर लेते हैं। बाकी मैं एक वीडियो में फिर कंक्लूड कर दूँगी ये वाला चैप्टर, जिसमें हम बचा हुआ पोर्शन ऑक्सीडेशन का, ठीक है, और रिडक्शन का करेंगे, और एक कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है। तो एक और वीडियो बनानी पड़ेगी, ठीक है। इस PDF में मैंने इंक्लूड किए हैं क्वेश्चंस भी, तो ये तुम्हें पढ़ने हैं भाई, ठीक है। आज के लिए इतना ही।